नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग 15 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ये समझेंगे कि आज के लिए हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए कौन से करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। देखिए, हर बार जैसे हम सीरीज को कवर अप करते हैं, मैं साथ के साथ आपको जो है वीकली करंट अफेयर्स को भी कवर अप करवाती हूँ। वीकली लेवल पे भी आपके पास हमेशा आती है, तो उनको भी कवर अप करते रहिए और यहाँ भी कवर करते रहिए। आपके पूरे करंट अफेयर्स यहाँ से निकल जाएंगे, सारी की सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी अगर आप पूरा डेली रिलीजियसली तरीके से सारी की सारी चीजों को फॉलो अप करते रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्या है आज बार का? वो है वर्ल्ड बैंक टूल किट, आसियान का कंसेंसस, आसियान की सहमति, इंडिया और चाइना के रिलेशंस, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ये वही वर्ड है जो हमें बहुत बार व्हाट्सएप पे और बाकी सब कॉन्वर्सेशंस पे देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या मेंस के लिए, मैं पूरा ही आपको यहाँ पर समझाती हूँ। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक नई टूल किट निकाली है जिसके तहत क्या होगा कि हमारे जो इंडिया की विमेन है उनके लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एक बेहतर बनाया जाएगा, शहर परिवहन को एक बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये क्या चीज है? अब हम ये समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने यहाँ पर एक जेंडर से रिलेटेड यहाँ पर एक यात्रा संबंधी एक सुझाव तरीका सा दिया है जिसके तहत क्या होगा कि जो विमेन है उनकी जो ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट है, ट्रैवलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अब इस टूल किट में ऐसा क्या है, इसमें क्या हुआ है, वो सब अब हम समझते हैं। वैसे देखो, बेसिकली इंडिया की सिटी के लिए डिजाइन किया है उन्होंने, और आज के समय के जो भी हमारे प्लान्स है ना उनको देखते उन्होंने ये सब चीजें बनाई है। तो क्या है इस टूल किट में और उन्होंने क्या खास बात करी है इसके अंदर, वो हम समझ लेते हैं। देखिए, इनका बेसिक मोटिव मोटिव ये है कि हमारे जितने भी जेंडर है, हमारी जो विमेन है स्पेशली, जो कि लोअर कास्ट कैटेगरी से आती है, वो बहुत ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करती हैं। राइट, सार्वजनिक परिवहन का वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ पर छोटे डिस्टेंस के लिए भी आप अलग अलग चीजों को आपको इस्तेमाल इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेफ्टी नहीं होती है। तो सेफ्टी भी हो और अफोर्डेबल भी हो, जिसको ज्यादा महंगी भी ना हो, किफायती भी हो, सुरक्षित भी हो, विश्वसनीय भी हो, अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा, है ना। तो ये सब एक बेटर में अपनाने के लिए किया गया है। वैसे बेसिकली जो ये अभी तक करा गया है वो चेन्नई में किया है। ठीक है, चेन्नई में ये चीज किए है। और इस टूल के फिट के क्या फायदे होने वाले हैं ये बताऊंगी मैं यहाँ पर। देखो देखो, आप लोग भी जानते हैं, जब वुमेन की मैं बात करूं तो वुमेन की जो सेफ्टी है जब वो नहीं होती है, और सेफ्टी नहीं है इस चीज के लिए लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ये आप जानते हैं। लड़कियों की जो एक महिलाओं के लिए जो एक सुविधा होती है ना कि वो अपने आप कहीं पर भी आ जा सकती हैं, ये इसका सबसे बड़ा रुकावट क्या है? क्योंकि सेफ नहीं है चीजें, जो कि सच्चाई भी है। ठीक है, अभी रिसेंटली ही मेरे घर के पास में, ठीक है, कुछ मतलब कुछ ही दूरी पर ही एक ऐसा केस निकल के आया जो कि मतलब पहले कभी यहाँ नहीं हुआ था, पर ये चीज देखने को मिली है कि किसी एक लड़की के ऊपर, वो स्कूल से घर जा रही थी तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया गया है। तो सोचो, वो एक लड़की नॉर्मल रोड पे चल रही है, उसके ऊपर एक एसिड फेंक गए। दो लड़के जो है वो उसी के स्कूल के पढ़ने वाले थे। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कितनी अनसेफ है फीमेल, और वैसे रोड पे चलते चलते भी कितनी अनसेफ है। तो ये चीजें जो है ना, ये जो सेफ्टी इश्यूज आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर अनसेफ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके लिए जो है वो फीमेल घर से कम बाहर निकलती है। और साथ ही साथ जो हायर कॉस्ट होती है ट्रैवलिंग की, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उतना ज्यादा जो सही रूट होता है या फिर जो सेफ रूट होता है कई बार उसको नहीं लेके आ सकती।
तो जो वर्ल्ड बैंक है वो 4 पिलर की एक यहाँ पर एक टूल किट लेके आया है, जो हमें पढ़नी जरूरी है कि टूल किट में ऐसा क्या है। उसमें उन्होंने क्या किया है, जेंडर लेंस यहाँ पर एक बनाए हैं। ठीक है। जेंडर लेंस बेसिकली क्या होगा, ये जो भी मतलब उन्होंने जेंडर को एक तरीके से यहाँ पर एक नया सुझाव दिया है कि ये एक वुमेन के लिए ऐसा रहेगा जो कि विजिबल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर जो है वो एक नया पिलर जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ दूसरा, उन्होंने यहाँ पर वुमेन को जो है ऐसा बोला है कि डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा यहाँ पर मदद मिलनी चाहिए। दूसरा, इस टूल किट ने ये बात बोली है कि जितने भी कम्युनिटी है, चाहे बस कंडक्टर्स हैं, ठीक है, वहां के बस कंडक्टर हो गए, और उनको भी यहाँ पर इस चीज की ट्रेनिंग देनी जरूरी है कि वुमेन जो है पैसेंजर, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इस तरीके से डिजाइन करें कि वो जो पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का तरीका है वो वुमेन फ्रेंडली हो, वुमेन फ्रेंडली डिजाइन, अगर आप महिलाओं के अनुकूल परिवहन को डिजाइन करते हो तो वो एक बेहतर डिजाइन का प्रारूप निकल के आ सकता है। तो यही इन्होंने बताया है। प्लस विमेन के लिए और जो है यहाँ पर, अगर हम जो फेयर है, जो किराया है, उसको कम कर दें तो भी एक नया चीज निकल के आएगी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि विमेन के लिए जो है वो साइकिलिंग के ट्रैक्स बनाए जाएं। प्लस साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाए, अंधेरा कहीं पर भी देखने को ना मिले, ताकि जो है वुमेन वो यहाँ पर अनसेफ जो है वो रोड्स पे आते जाते अनसेफ फील ना करे। तो यही सब यहाँ पर बताया गया है। इन्होंने सब एक टूल किट बताई है, या आप पढ़ सकते हो यहाँ पर जो मैंने आपको पूरे पॉइंट्स बताए हैं। यही इन्होंने पूरा बताया कि भाई हमें फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो वर्ल्ड में आगे लेके आना है। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर एक पब्लिक के लिए टूल किट लेकर के आई है, जिसमें ये नए चेंजेस जो है कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब जो है वुमेन बढ़ रही हैं आगे, तो उनको बस से ट्रैवल करना, इस तरीके से चीजों से जो ट्रैवल करना है वो जरूरत पड़ती है। तो अगर इनकी हमें जरूरतें पूरी करनी है तो हमें ये सारी चीजें लानी पड़ेंगी। तो उन्होंने उसी चीज के लिए एक जेंडर टूल किट जो है यहाँ पर वो अनाउंस की है, और इसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक जानते हैं ना सब लोग, वर्ल्ड बैंक कब बना था? वर्ल्ड बैंक जो है वो ब्रेटन वुड्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944, उसमें बनाया गया था। उस समय जब वर्ल्ड बैंक बना था उसकी सिर्फ 2 ही ब्रांचेस थी। कौन कौन सी ब्रांचेस थी? 2 थी, IDA और IBRD। अब तो 5 हो गई है ना, तभी वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं इसको। ठीक है। और अब तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में करीब 189 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। अब तो इसमें और भी आ चुके हैं। तो वर्ल्ड बैंक तो अब अलग तरीके से मतलब काफी सारी चीजों में काम करता है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला आर्टिकल सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से था जो आपसे प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है कि टूल किट किसने डिजाइन करी है। तो दिस टूल किट हैज बीन डिजाइन बाय वर्ल्ड बैंक, एस्टैब्लिश्ड इन 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये सिंपल सा एक पॉइंट है। इसमें आपका मेंस के लिए कुछ लिखने के लिए नहीं आएगा। आएगा भी तो आप उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, इसको आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पुटअप होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आसियान कंसेंसस के ऊपर। सबसे पहले तो आई थिंक सब लोगों को आसियान के बारे में जरूर पता होगा, सब लोगों ने जरूर सुना होगा यहाँ पर। आसियान का कंसेंसस के ऊपर यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? जो आसियान कंट्रीज हैं उन्हीं के ऊपर यहाँ पर एक सहमति दी गई है। किसके ऊपर? म्यांमार के ऊपर। म्यांमार के ऊपर यहाँ पर जो है एक सहमति तैयार की गई है। इंडोनेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है रेटनो मारसूदी, उन्होंने इंडिया और बाकी कंट्रीज को बोला है कि जो आसियान सहमति दे रहा है म्यांमार के ऊपर, उसको सब लोग यहाँ पर मान जाएं। आसियान का जो पाथ है वो फॉलो करें सब लोग यहाँ पर, जो बात की जा रही है यहाँ पर उनके साथ ही। तो यहाँ पर सबको जो है ये सारी चीजें फॉलो अप करनी है, ऐसा उन्होंने बोला है। चलो अब हम समझ लेते हैं बेसिकली आसियान कंसेंसस जो है वो सही है, गलत है, या इसमें क्या होना चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पर पूरा समझ लेते हैं।
देखो, सबसे पहले तो सिर्फ आसियान नहीं, यूरोपियन यूनियन भी इसी चीज की बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन भी यही कह रहा है कि सब लोगों को आगे बढ़ना है अगर, तो हमें सबको एक साथ आगे लेके चलना पड़ेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं बेसिकली कि हुआ क्या है इसमें। आसियान तो सब जानते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट में जितने भी हैं वो आएंगे। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, चाइना इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। अब आसियान में म्यांमार पार्ट है। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था, 1937 में अलग हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद इसको सेपरेट किया गया। तो इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो फरवरी 2021 में आती है। ठीक है। वहां पर जो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स, जो आंग सान सू कई थे या और जितने भी उस गवर्नमेंट के लीडर्स थे, उनको हटा करके मिलिट्री कूप होता है, तख्ता पलट। ठीक है ना। इस सिचुएशन पर म्यांमार में आसियान के लोगों की मीटिंग होती है अप्रैल 2021 जकार्ता के अंदर। वो कहते हैं कि भाई म्यांमार में क्या करी जाएगी, डेमोक्रेसी को वापस लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट चल रही थी उनको हटा करके जो वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट है, जो वहाँ पे मिलिट्री है, उन्होंने तख्ता पलट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में मिलिट्री कूप, जो बुर्किना फासो में भी देखने को मिला है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं रही है। तो डेमोक्रेसी नहीं है तो इसके तहत जो है वो आसियान के लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया था। क्या प्रिंसिपल्स डिसाइड किए थे इन्होंने? इन्होंने बोला था कि जो भी वायलेंस वहां पे चल रहा है, जो भी वहां पर जो हिंसा चल रही है, उसके ऊपर हम रोक लगाएंगे। और सबको यहाँ पर जो है संयम रखना है, संयम, बिल्कुल शांत रहना है। एक डायलॉग, शांतिपूर्वक एक समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों से पूछा जाए कि हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। और जो एक आसियान की जो एक स्पेशल चेयर है, वो आसियान के सेक्रेटरी जनरल के साथ मिल करके वहां पर डायलॉग करने के लिए पहुंचेंगे। दूसरा, आसियान की कंट्रीज ही जो है वो वहां पर मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को, जो लोगों को वहां पे मदद चाहिए, वो प्रोवाइड करने पहुंचेंगे। फिर इसके बाद वहां पर जो है, जो जितना भी स्पेशल यहाँ पर विशेष दूत हैं, प्रतिमंडल हैं, वो सारे लोग म्यांमार में सारी जो पार्टीज हैं उनसे जाके मिलेंगे। समझ में आ गया ना? ये इनके 5 प्रिंसिपल्स थे आसियान के कंसेंसस के, कि हम ये सारी चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन क्या हुआ कि नवंबर तक आते आते इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी गए म्यांमार में। ठीक है। लेकिन मेंबर्स से नहीं मिले यहाँ पर, और साथ ही साथ आसियान का कंसेंसस पूरा रिलीज भी नहीं हुआ था, तो वो मिल नहीं पाए वहां पर। ठीक है। वहां पर जो राजनीतिक दल वगैरह है उनसे भेंट भी नहीं कर पाए, ना ही ऐसा कर पाए वहां पर। और साथ ही साथ हमारे इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इंडिया में यहाँ पर इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हम वहां पर डेमोक्रेसी के ऊपर कोई बात कर रहे हैं। हम लोगों ने म्यांमार में जो लोकतंत्र की राह हम चाहते हैं, या वहां पे जो भी गलत तरीके से उनके कैदियों को जेल में बंद करके रखा गया है और वहां के कितना भी मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारे इंडिया ने कोई बात नहीं करी है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इस बात पे कोई पॉइंट नहीं रखा है। ठीक है। आसियान जो है वो उन्होंने इंडिया जब यहाँ पर म्यांमार में जा रहा था, जब वो बिम्स्टेक के वर्चुअल समिट था, तब वहां पर जो आसियान है उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से इस चीज के लिए चिंताएं भी व्यक्त करी थी। इंडिया ने यहाँ पर क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखाया है? अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों है यहाँ पर। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जो म्यांमार की सब गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, ये बहुत जरूरी है। हमें चाहिए कि हम इसको कंप्लीट करें, इसलिए हमें अभी अभी म्यांमार की गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। दूसरा, इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को प्रमोट करेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम लोग जो चाह रहे हैं कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सारी, उनको एक कनेक्टिविटी मिले बाहर के देशों के साथ। उस कनेक्टिविटी के लिए ये कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ इंडिया और म्यांमार एक बहुत ज्यादा जो स्थल सीमाएं, पोरस बॉर्डर को शेयर करती हैं, और इसीलिए यहाँ पर म्यांमार की आर्मी का सपोर्ट जरूरी है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इलीगल इमिग्रेशन, जो घुसपैठ होती है या अवैध लोगों का आना होता है, उसको अगर हमें रोकना है, तो उसके लिए हमें बहुत जरूरत है कि हम इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस को बेटर रखें। साथ ही साथ वहां पर जो म्यांमार का जो पूरा रीजन है, वहां पर इंडिया जो है वो मिलिट्री की जो वहां की जो पूरा सैन्य एरिया है
उनके साथ अच्छा संबंध चाइना बना रहा है। तो ऐसे ही म्यांमार को यहाँ पर इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद चाइना और इंडिया दोनों ही इस चीज के लिए आगे बढ़े हुए हैं, और म्यांमार और पाकिस्तान की जो एक दोस्ती है वो आगे बढ़ रही है, और उनके साथ भी डील यहाँ पर साइन करी है उन्होंने, लाइट वेट मल्टी फाइटर जेट्स के लिए। तो इन सब चीजों के लिए हमारा ये हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इनको यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। ये जो एक रिलेशनशिप्स बढ़ रही हैं उनको हमें यहाँ पर रोकने की जरूरत है। तो आसियान जो है यहाँ पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनके साथ जो म्यांमार है उसके साथ रिश्ता रखना भी हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फिर ये आप याद रखिएगा। और इंडिया को ये बोला है कि भाई 5 पॉइंट कंसेंसस जो है उनसे वो उनके ऊपर ही रहें, लेकिन इंडिया और आसियान भी ठीक है, पर इंडिया यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, वो इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ रिलेशंस को अभी बेटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी तक ये इश्यूज चल रहे हैं। एक तरीके से मैं कह लूं कि जो आसियान ने अपना 5 पॉइंट तैयार किया था वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी कंट्री उसको इतना खास सपोर्ट कर नहीं रही है। तो ये जो पूरा इन्होंने तैयार किया है अपना, ये अभी प्रेजेंटली जो मिलिट्री जनता है वो फेल होती नजर आ रही है। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? तो ये है अभी का पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट, द रोल ऑफ चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रैटेजी। यहाँ पर चाइना टेस्ट जो है वो न्यूज में है। इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी हम पढ़ेंगे, पर अभी मैं फिलहाल यहाँ पे बताऊं कि चाइना टेस्ट जो है वो यहाँ पर अभी न्यूज में चल रहा है। चाइना टेस्ट क्या चीज है? इंडिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी में चाइना टेस्ट का क्या रोल है, या अभी ये क्या चीज चल रही है, ये क्या है चाइना टेस्ट, है ना? अभी तक तो ये हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये चाइना टेस्ट क्या चीज है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, तो उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो पढ़ के रखिएगा कि चाइना टेस्ट में क्या 3 चीजें हैं। चाइना टेस्ट क्या हो रहा है कि इस बात का आकलन किया जाए कि किस प्रकार एक निश्चित भारतीय निर्णय एक विशिष्ट क्षेत्रीय विकास चीनी क्षेत्र रणनीति के हितों से मेल खाता है। जो चाइना की अपनी स्ट्रैटेजी है और इंडिया की अपनी स्ट्रैटेजी, क्या वो कहीं तरीके से मेल खा रही है क्या? ये चाइना का टेस्ट है। ठीक है, या फिर अगर ऐसा कभी मेल खा रही है तो क्या इंडिया को वहां पर जो है वो अपने डिसीजन को चेंज करने की जरूरत है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट करने की जरूरत है, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, उसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। हर दूसरी चुनौती है, चाहे वो पाकिस्तान ही है, यहाँ पर कोई ना कोई जो है दोनों के बीच में रिश्ते आते ही आते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज चेक करनी है। तीसरा, हमें ये असेस करना है, हमें इस बात का आंकलन करना है कि अगर हमें कोई भी ऐसी कोई हमारा जो डिसीजन और चाइना की रणनीति आपस में मेल खा रही है, तो हमें उसके लिए इंटरनली लेवल पर आंतरिक रूप से हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये है चाइना टेस्ट। इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है उसमें चाइना यहाँ पर क्या रोल प्ले कर सकता है, उसके ऊपर ये 3 बातें हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब जो चीजें हैं उसमें हमें क्या चेंजेस लानी है, हमें इंडिया और चाइना के रिश्तों में हमें क्या चीजें चेंज लाने की जरूरत है, ये उसी के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा हो क्या रहा है, ये सब क्या चीजें चल रही है कि जो स्मार्ट चाइना है ना, ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्मार्ट चाइना है वो स्मार्ट चाइना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पर? जो भी साउथ एशिया है वहां पर। तो इंडिया जो है यहाँ पर वो क्या कर सकता है, अपनी पॉलिसी में क्या चेंज कर सकता है, डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं उसमें क्या चेंज आएगा, और साथ ही साथ उसमें क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, और तीसरा अपनी पॉलिसी में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो इन सब तीनों रूपों के तहत जो चाइना टेस्ट है वो न्यूज में चल रहा है। ठीक है, और ये सब चीजें जो है बहुत न्यूज में रहती ही हैं, और ये चीजें हमारे बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ रिश्तों पे हैम्पर तो नहीं कर रही है, उनके साथ रिश्ते तो नहीं कमजोर कर रही है। तो ये जो है ये बातें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, चाइना के साथ हमारा 2020 में ना एक स्टैंड ऑफ हुआ था। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? सामने आमना आमना सामना हुआ था बेसिकली। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो अपना यूएसए के साथ अपने रिश्ते को बढ़ा रहा था। तो एलएसी में यहाँ पर स्टैंड ऑफ हुआ। ठीक है, यहाँ पर तो इंडिया ने भी ये सबक सीखा यहाँ पर कि भाई अच्छा ये बात हो रही है। बीजिंग जो है वो चाहता है यहाँ पर कि जो है पूरे एरिया में डोमिनेट करे। बीजिंग जो है हर क्षेत्र पे हावी होना चाहता है, मतलब चाइना जो है वो यहाँ पर। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत और अमेरिका जो है, अगर वो एक हो गए तो वो चीन के हित में बात नहीं होगी कि अगर भारत और अमेरिका एक हो जाते हैं तो। ठीक है, इंडिया और यूएस की स्ट्रैटेजी है जो है यहाँ पर, अगर वो और बेहतर बनाते हैं तो चाइना को दिक्कत होगी, अदरवाइज अभी तक जो चल रहा है वो ठीक है। ठीक है, चाइना चाइना के लिए सबसे अच्छी स्थिति ये है कि अभी जो है भारत जो है पाकिस्तान को दोष देता रहे, ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि भारत चीन से बढ़ते खतरे पर ध्यान नहीं दे रहा है। और इस प्रकार बीजिंग को दक्षिण एशिया में पारंपरिक प्रधानता को विस्थापित करने का अवसर मिल जाएगा। चाइना के लिए ये बेसिकली, ये हम जो टेस्ट हम देख पा रहे हैं, जो हमारे एनालिस्ट यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं पूरी चीजों को, वो यही पता लगा पा रहे हैं कि चाइना और इंडिया और पाकिस्तान आपस में ही उलझे हुए हैं। और चाइना को यहाँ पर मौका मिल रहा है कि वो अपनी और जगह पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सकता है। तो ये सारी चीजें समझ रहे हो, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस पूरे रीजन में। ठीक है, तो इंडिया जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है, भारत को पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और बहुत ही एक्टिव रूप से दक्षिण एशिया में जो चीन हस्तक्षेप कर रहा है ना, उसको असंतुलन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है दक्षिण पूरा जो रीजन है उसमें भारत का उद्देश्य ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जितने भी संघर्षण को शांत रखो, ताकि जो चीन है ना वो अपना नियंत्रण में रहे। ठीक है ना, ताकि वो अपने हम चीन के ऊपर ध्यान दे सकें। इसी प्रकार भारत जो है उसको पाकिस्तान की जो अमेरिकन नजदीकी का उस कारण को ध्यान में रखते हुए विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, जो पाकिस्तान को पूरी तरह से चीन के खेमों में जाने से रोक रहा है। ठीक है, अभी जो है मॉस्को और बीजिंग, जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी यहाँ पर हैं, लेकिन रशिया और चाइना के रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं। तो ये भी रोकना है। इंडिया और रशिया के रिलेशंस तो हैं ही, लेकिन अगर चाइना और रशिया के रिलेशंस बढ़ेंगे तो इंडिया रशिया रिलेशंस कम होते जाएंगे। समझ रहे हो? तो रशिया के सपोर्ट के साथ इंडिया जो है उसको, जो है अभी आपको पता ही है कि हमें कितनी किफायत रूप में जो है हमें समर्थन मिल रहा है, हमें रक्षा मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, डिफेंस मिल रहा है। साथ ही साथ हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए भी बात चल रही है ना, हो रहा है ना ऐसा। और चाइना को, रशिया को ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना जो है वो पूरे एरिया को डोमिनेट करे। ठीक है, रशिया और रशिया और इंडिया जो है वो आगे साथ में बढ़ करके चलने की कोशिश कर रही हैं, हमेशा से ही बढ़ने की आगे कोशिश करते हैं। तो अभी ये सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन में। इंडिया चाइना के रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो ये तीन इशू हमें देखने को मिलेंगे: धारणाएं, परिधि, साझेदारी और शक्ति विषमता, परसेप्शन, पेरीमीटर्स, पार्टनरशिप में पावर एसिमेट्री। क्योंकि हमारा जो है ना परसेप्शन क्या है, हमें ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर, ऑब्वियसली कैसे होगा। 1954 में वो हमारे साथ पंचशील की ट्रीटी को साइन कर रहे हैं, वो पंचशील ट्रीटी साइन कर रहे हैं, और 1962 में हमारे ऊपर वॉर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत हो गई। प्लस और साथ ही साथ जब चाइना ने इंडिया के एक्शन को गलत लिया था गालवान वैली के समय, तो उनको लगा था कि गालवान वैली के समय भी हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ, या हम लोग वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी उनको यहाँ पर गलत समझ में आया। तो परसेप्शन दोनों के गलत है, ना इंडिया चाइना पे भरोसा करता है, ना चाइना इंडिया पे भरोसा करता है। ठीक है, पावर एसिमेट्री, यहाँ पर जो है इंडिया की, जो हम इंडिया क्या कोशिश करता है कि हम अपनी बाउंड्री में रहे, हम किसी को कोई परेशानी नहीं दे रहे। लेकिन चाइना जो है वो यहाँ पर इस चीज को मानता नहीं है। चाइना को तो सब कुछ चाहिए, चाइना को तो अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, उसको नेपाल, भूटान, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग सब चाहिए उसको तो उनकी जो है ना ये प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है उनके अंदर। प्लस पार्टनरशिप, चाइना जो है यहाँ पर वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है सीपैक में, जिनके हमारे साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, रशिया के साथ यहाँ पर कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें है ना वो पार्टनरशिप ऐसी जगह पे कर रहा है जहाँ हमारा कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। प्लस हमारे उनके साथ जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रही है। क्यों? चाइना की मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, चाइना की पाम एंड फाइव फिंगर पॉलिसी। पाम किसको कहता है? वो अपनी हथेली किसको कहता है? तिब्बत को। और अपनी फाइव फिंगर्स वो इनको कहता है। तो भाई ये तो फिर इंडिया का हिस्सा है।
लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भारत का हिस्सा है। तो हमारे ऊपर तो ये सीधा चैलेंज वाली बात होती है ना। तो ये हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज है, इनमें भी दिक्कत है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया ये वाला पूरा अक्साई चिन। ठीक है, पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करो तो ये पूरा किसके पास है, ये पूरा एलओसी है, पीओके में आता है। इसके अंदर गिलगिट और बाल्टिस्तान आते हैं। और ये अक्साई चिन जहाँ पर जो है 1962 का वॉर स्टार्ट हुआ, अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना हिस्सा कहता है, वो सिक्किम को भी हम अपना हिस्सा कहता है यहाँ पर। तो ये मतलब बेसिकली आप कह लो चाइना इस पूरे रीजन को अपना कहने की कोशिश करता है। तो कैसे चलेगा काम, सारा कुछ ही अपना कह देगा तो इंडिया के पास क्या, ये बात तो नहीं बनी ना कोई भी। तो ये बड़े सारे इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं। क्लियर हुआ सबको। तो इंडिया चाइना जानते हैं आप लोग, रिलेशंस के बारे में मैंने पहले भी कई बार समझाई है ये चीजें। तो इंडिया और चाइना के बीच में रिश्ते खराब भी हैं, रिश्तों के बीच में डिस्प्यूट्स भी हैं, बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड टू एंड एनक्रिप्शन ये वर्ड बहुत कॉमन है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर एंड टू एंड एनक्रिप्शन का पहले तो मैं आपको ये मीनिंग बता दूं कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है। पहले यहाँ देखो, एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मीनिंग होता है कि जो डेटा होगा वो ऐसे साझा किया जाएगा कि दो डिवाइसेस के बीच में ही वो डेटा रहेगा, वो डेटा और कहीं ट्रांसफर नहीं होगा। एंड टू एंड आपके साथ एनक्रिप्शन होगा। आपकी जितनी भी थर्ड पार्टीज होती हैं, वो थर्ड पार्टी आपसे आपका डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकती, चाहे आप क्लाउड में सेव करो, कहीं पर भी करो। तो आप उनको डेटा आपको अगर आप ट्रांसफर भी कर रहे हो तो वहां पे नहीं जाएगा। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि वो आपका आपका इस तरीके से वो फ्रेम होगा कि अगर किसी और जगह जाता है तो उसको रीड ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को आपका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन में कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन का यूज किया भी जाता है जब आपने कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट, कोई डिटेल्स, कोई लीगल प्रोसीडिंग, कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन करनी है। बेसिकली ये क्या होता है ना कि आप अपना डेटा अपने पास रख रहे हो, मतलब हमें प्रिवेसी का अधिकार है। तो हमारा प्रिवेसी का अधिकार हमें मिलता है जब आप कोई भी डेटा को रखते हो। तो ये बात है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है कि बहुत सारी जो एप्स है जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, गूगल मैसेजेस हो गया, सिग्नल हो गया, आई मैसेज हो गया, ये सब यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैसेजिंग एप्स में यहाँ पर यूज किया जाता है कि आपके मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हो, पर वैसे ऐसा होता भी नहीं है, हर जगह होता भी नहीं है ऐसे एनक्रिप्शन। ठीक है, ताकि आप आपका डेटा किसी गलत पार्टी के पास चला जाए या फिर आपका कोई डेटा किसी और के पास चला जाए, मतलब सिक्योर बेसिकली डेटा होता है इसके अंदर। तो ये तो हो गया इसके अंदर अ, पूरा एंड टू एंड एनक्रिप्शन की। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो एप्पल है, एप्पल ने यहाँ पर ये अनाउंस किया है कि वो अपने डेटा पॉइंट्स का जो एनक्रिप्शन है वो 14 से 23 कैटेगरी तक बढ़ाएगा। ठीक है, इसमें कंपनी ने ये दावा किया कि वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ क्लाउड में भी डेटा से छेड़छाड़ की स्थिति में भी यहाँ पर जो है वो उपयोग में रहेगा। ठीक है, और यहीं पर जब एलोन मस्क ने ट्विटर को यहाँ पर अपने पास रख लिया था, तब भी उन्होंने ये बात यहाँ पर बोली थी कि भाई मैसेजेस जो है वो एनक्रिप्टेड यहाँ पे रहेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली यही चीज चीज यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, बाकी इसमें ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए। ये यहाँ पर आप देखिए, यूजर ए से यूजर बी में जब मैसेज कोई जाता है तो अगर एनक्रिप्टेड डेटा है, ठीक है, वो यहाँ से सर्वर के पास जाता है और सर्वर से फिर वो प्राइवेटली और यहाँ पे जाता है। ठीक है, ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब होता है यहाँ पर जब दो कीज मिल जाती हैं, जो भी ये पब्लिक की और पब्लिक की है और प्राइवेट की, जब ये कीज मिल जाती है तभी दूसरे तक डेटा को इसको पहुंचाया जाता है। तो यही है एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब, ये कि एंड से एंड, यूजर ए से यूजर बी, इस एंड से इस एंड तक डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है भाई, बात समझे। तो ये इस तरीके से डेटा वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हमारे यहाँ पर, आरबीआई और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। चलो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से समझिएगा। आरबीआई, सबसे पहले तो आरबीआई बना कब था। आरबीआई 1935 1 अप्रैल को बन के तैयार होता है। आरबीआई एक्ट 1934
4 के तहत, जिसके हेडक्वार्टर सबसे पहले कहाँ हुआ करते थे? इसके हेडक्वार्टर्स पहले हुआ करते थे कौन सी जगह पर? कोलकाता में। लेकिन इसको 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई यहाँ पर कह रही है कि भाई हम मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर मौद्रिक नीति करनी होगी, जिससे क्या होता है ना कि पूरी भारत में जितना भी मनी का सप्लाई होता है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करते हैं। इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, प्लस साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहती है। तो ये तो चलो ठीक पॉइंट्स हैं। आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसमें भी यही चीज लिखी है कि भाई आरबीआई की जिम्मेदारी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है कि प्राइस में बढ़ जाना। जितनी भी कोई चीजें हैं ये वाली, इनका प्राइस का बढ़ जाना। एग्जाम्पल लेके समझो इस कॉन्सेप्ट को। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, यहाँ पे समझो। अगर मैं बात करूं कि एक पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस 1947, 1985 और 2022 में, पेट्रोल का प्राइस 1947 में मान के चलो 1 रुपए रहा है। ये भी ज्यादा बोल रही हूँ मैं, पर मान के चलो, अब पैसे पूसे लिखूंगी, 1 रुपए मान लो। 1985 में प्राइस 20 रुपए हो गया, और अब तो आपको पता है 100 रुपए से पार हो चुका है। ये है आपके प्राइसेस। ठीक है। और अभी आपके पास है 500 रुपए। सोचो ये 500 रुपए आपके पास 1947 में होते तो आप कितना लीटर पेट्रोल भरवा सकते थे? 500 लीटर, है ना? अब अगर आपके पास ये पैसे 500 रुपए 1985 में होते, तब आप यहाँ पर जो है कितना लीटर पेट्रोल भरवा सकते थे? 20 रुपए के हिसाब से आप 25 लीटर भरवा सकते थे। अब 100 रुपए में आते आते आप सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल भरवा सकते हैं। अब आप देखिए कि पैसा वही है, लेकिन कीमतें बढ़ गई हैं, और जो हमारी जो मनी की वैल्यू है, जो करेंसी की हमारी हमारी मुद्रा की जो कीमत है, वो कितनी कम हो गई है। इसे हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति होना, महंगाई होना, प्राइसेस का बढ़ना, किसमें? सब चीजों में। इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। समझे बात को? ये कॉन्सेप्ट है। अब मुद्रास्फीति ये जो है पूरी, वो भी धीरे धीरे अलग अलग कैटेगरी में डाली गई है। एक होती है कॉस्ट पुश, एक होती है डिमांड पुल। लागत प्रेरित, एक होती है मांग प्रेरित। लागत प्रेरित का मतलब क्या होता है? जब आपकी जो पीछे से आपकी प्रोडक्शन की चीजें हैं, एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे आप का है यहाँ पर जो पिज्जा का एक शोरूम है, या डोमिनोज है, मान के चलो डोमिनोज है। अब डोमिनोज में आपको एक पर्टिकुलर पिज्जा जो है वो 100 रुपए का मिलता था, लेकिन अब उन्होंने 100 से 120 कर दिया उसको। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि भाई पीछे से ही यहाँ पर चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। रॉ मटेरियल बढ़ गया, मान लो उसके अंदर जो पिज्जा बेस लगता है, या अनियन लगते हैं, या ब्रेड लगता है, या सॉस लगती है, वो बढ़ गई, या फिर हो सकता है वहां का रेंट बढ़ गया है, लेबर ने डिमांड उठा रखी है हमारी वेजेस को बढ़ाओ, या बिजली का बिल बढ़ रहा है। तो ऐसी चीजों की वजह से वो चीजें कहाँ रिफ्लेक्ट होंगी? उस प्रोडक्ट के अंदर। उसे कहते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और एक होती है डिमांड पुल, मांग ज्यादा बढ़ रही है तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि उसकी मांग ज्यादा है, लेकिन सप्लाई कम है अभी। जैसे मास्क, मास्क एकदम से डिमांड बढ़ी थी ना कोविड के समय, या दिल्ली में जैसे बहुत बुरा क्राइसिस आया था ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स ही नहीं मिल रहे थे। साथ ही साथ बहुत बुरा हाल हुआ था जब राम डेविसिन मेडिसिन की बात या वैक्सीन की बात तब मिल नहीं रही थी। बड़ा बुरा हाल हुआ था उस समय। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन उसको कहते हैं, जब यहाँ पर किसी चीज की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और फिर उसकी वजह से महंगाई हो जाती है उस चीज की। ठीक है। इसे कहते हैं हम कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फिर एक होती है हेडलाइन और कोर। हेडलाइन और कोर में क्या डिफरेंस होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होती है जब आप पूरी इन्फ्लेशन को चेक करते हो, लेकिन आप उसमें सब कुछ इंक्लूड कर देते हो। बस कोर में क्या होता है? आप सबको चेक करते हो, लेकिन आप उसमें दो चीजें हटा देते हो, फूड एंड फ्यूल को। सो हेडलाइन के अंदर आप, अगर आप इन्फ्लेशन चेक कर रहे हो, तो आप उसमें ऑल आइटम्स को कवर करोगे। ठीक है। लेकिन कोर में आप ऑल कवर करके माइनस कर दोगे उसमें से फूड एंड फ्यूल को। खाने के आइटम्स और फ्यूल, डीजल पेट्रोल वगैरह, इन आइटम्स को आप माइनस कर दोगे। समझे बात को?
तो इसको हम क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन। तो ये आप ये याद रखिएगा। सो अगर यहाँ पर, अगर मान लीजिए फूड और फ्यूल के प्राइसेस में कोई चेंज आता है तो हेडलाइन में चेंज आएगा, कोर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि कोर में तो हमने माइनस पहले ही कर रखा है ना। कोर में तो हम देख ही नहीं रहे हैं कि क्या इन्फ्लेशन में, फूड और फ्यूल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें तो मतलब ही नहीं था उस चीज से। समझ गए बात को? तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। ये कुछ टाइप्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जो यहाँ पर टाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं या आपको जो पता होने चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वैल्यू मनी की वैल्यू कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर में जो है वो इशू देता है। प्लस यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, वो यहाँ पर जो है वो कम होने लग जाती है। ठीक है। और लोग इन्वेस्ट ज्यादा करने लग जाते हैं, सॉरी, सेविंग्स जो है यहाँ पर वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि भाई मनी को अब हम क्या होल्ड करें, अब इसको सेव करना शुरू करो। ठीक है। टैक्सेस जो है यहाँ पर वो बढ़ जाते हैं, एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन के होने की वजह से ये सारी चीजें बढ़ती हैं। इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी को समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए ये सारी चीजें जरूरत है। ठीक है, लिखते जाइएगा ये सारी चीजों को, पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो जाने चाहिए सारे। चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। संपदा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इस पूरे टॉपिक को लेके आई थी 2017-18 में, जिसमें क्या डिसाइड किया गया था कि हम लोग फूड पार्क बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे फूड के लिए। किसान संपदा, संपदा योजना का मतलब क्या होता है? संपदा बेसिकली का मीनिंग क्या है? संपदा का मतलब ये होता है कि हम फूड से जुड़ी हुई चीजों को और प्रमोट करेंगे। हम फूड से जुड़े जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको प्रमोट करेंगे, ताकि फूड को हम, अगर हम इकट्ठा कर पाए तो उससे क्या होगा ना कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम फूड को लेके जा सकते हैं। तो ये संपदा एक लेके आई गई थी, इसकी फुल फॉर्म भी होती है, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसका नाम एक्चुअली चेंज कर दिया गया था, इसका अब किसान संपदा योजना कर दिया गया। एक्चुअली में 2016 में जिसका नाम था वो बहुत बड़ी फुल फॉर्म थी इसकी, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, पूरी की पूरी सेंट्रल सेक्टर है, पूरी की पूरी सरकार यहाँ पे पब्लिश कर रही है। जितना भी इसके अंदर वेस्ट होता है सामान, उस वेस्टेज को रोका जाएगा और प्रोसेसिंग के नए नए कार्यक्रम किए जाएंगे। ठीक है, ये सब इनमें बेसिकली स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा जो स्कीम थी ना वो इसी के अराउंड घूम रही थी। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो उसका कुछ इसी प्रकार का था। ठीक है, अब इसमें आगे देखो ये वाला, हाँ ये फीचर्स देखो अब। मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे जिसके अंदर फूड वेस्टेज जो है वो कम रोकी जाएगी। साथ ही साथ कंट्री में हर जगह पे फूड के पार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक है, फार्म से मार्केट्स तक आया जाएगा। फूड पार्क से बहुत फूड पार्क्स बनाए भी गए हैं भारत में। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था उसका वो कुछ इसी तरीके से था कि फूड पार्क्स बनाएंगे, अभी भी चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये। फूड पार्क का जो सिस्टम है अभी भी चल रहा है। फिर क्या करेंगे, एक कोल्ड चेन बनाएंगे। कोल्ड चेन भी यहाँ पर बनाई जाएगी जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, फार्म गेट से कंज्यूमर तक। ठीक है, जैसे कि कूलिंग करनी है, उसको नापना है, उसको इकट्ठा करना है, उसको उसमें कुछ भी ग्रेड करना है, उसमें ऐड करना है, वैक्सिंग चाहिए उसके अंदर, टेम्परेचर का चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब कुछ एक साथ ही किया जाएगा। फार्म लेवल पे सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये ऑब्जेक्टिव, ये भी चल रही थी, ये चीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये चीज चल रही है, ऑन गोइंग टाइप है। फिर कैपेसिटीज बनाई जाएंगी यहाँ पर, जो अभी तक फूड पार्क या फिर जो भी जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है उसमें फूड की जो वेस्टेज होती है इसको रोकने के लिए नई नई कैपेसिटीज को इंक्रीज किया जाएगा। कैपेसिटीज को यहाँ पर इंक्रीज करने से मतलब है कि उस चीज को और ज्यादा एक तरीके से ग्रुप में बनाया जाएगा। फूड सेफ्टी और क्वालिटी को एश्योर करा जाएगा, गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाएगा, ताकि हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल डेवलपमेंट पे, ऑल राउंड डेवलपमेंट में यहाँ पर फोकस कर सके। इन शॉर्ट आप इस पूरे को पढ़ लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। मेगा फूड पार्क्स बनाए जाएंगे,
सारी चीजों को, फार्म से लेकर के कंज्यूमर तक पूरे हर चीज को यहाँ पर लिंक किया जाएगा। कैपेसिटीज बढ़ाई जाएंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, लैब्स बनाए जाएंगे, ताकि क्वालिटी फूड को इंश्योर किया जा सके। और ऐसा सोचा गया था कि ये जो पूरी स्कीम है, ये करीब करीब यहाँ पर 20 लाख फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाएगी और बहुत से लोगों को यहाँ पर रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगी। ठीक है। और इस पूरी स्कीम को बनाने में सरकार का करीब 6,000 करोड़ रुपया लगा है। और ये स्कीम 2019 से 20 पूरी कैरी आउट की गई थी और सोचा गया था कि बहुत से फार्मर्स को यहाँ पर जो है फायदा भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें अभी भी चल रही हैं। इसका जो स्टेटस आया था उसमें भी यही चीज थी कि अभी भी चल रही है ये स्कीम। ठीक है। सो आ सकता है क्वेश्चन कि किसने लॉन्च करी है। बिल्कुल, ये लॉन्च जो हमारी यहाँ पर की कर रही है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं कर रही है। हमें लगता है कि ये किसान संपदा योजना है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कर रही होगी, रॉन्ग है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग कर रही है। ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकती है, जो कि लाजमी है, पर मैं चाहूंगी कि आप लोग पढ़ लीजिएगा इस पूरे को। इसका जो ऑब्जेक्टिव भी है और इसका जो काम है, ये किस चीज के लिए है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। ये पूरी जो है यहाँ पर, ये सरकार ने इस पूरी स्कीम को यहाँ पर अभी तो फिलहाल मार्च 2026 तक यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें और पैसे को बढ़ा दिया गया है। और ये सरकार ने बताया है कि 29 लाख फार्मर्स को इस स्कीम से फायदा भी पहुंचा है। ठीक है। कब आई थी ये स्कीम? ये स्कीम 2016 में आई थी। क्या ऑब्जेक्टिव है? फूड प्रोसेसिंग मेगा पार्क्स बनाना और स्टोर करने की कैपेसिटीज को बढ़ाना, वेस्टेज की चीजों को कम करना, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है। पुरानी नई स्कीम सबको कंबाइन कर दो, नई एक स्कीम बनाओ और इसी में आगे बढ़ो। क्वालिटी में भी, गुणवत्ता में भी चेक रखो। ये सारी चीजें इसी का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस सॉरी और टॉपिक्स। अब हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस को सब लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन, यहाँ पर एडवाइजरी कमिटी की बात कर रहा है किसके ऊपर? ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस। जो एक्सेसिबल इलेक्शंस हैं यहाँ पर, उनके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। इस कमेटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो, इसको शॉर्ट में वैसे तो ऐसे पढ़ते हैं, NACAE, नैकिक करके भी आप पढ़ सकते हो इसको। तो ये जो एक है, ये यहाँ पर कमेटी बनाई गई है, जिसका काम क्या है? जो पर्सन्स विद डिसेबल्स हैं स्टेट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनके काम को यहाँ पर चेक करना है। बिल्कुल ठीक चीज है। ये बेसिकली जो ऐसे पर्सन्स होते हैं ना, उन्हीं के लिए यहाँ पर काम करती है। ठीक है। तो ये काम भी इसी चीज की है। मतलब ये पूरी जो है ना, ये अभी इलेक्शंस के लिए जो डिसेबल के राइट्स होते हैं ना, ये उन्हीं के लिए यहाँ पर काम करती है। समझ गए? इनके लिए ऐप बनाना, इनके लिए कम्युनिकेशन इजी रखना, ये उसी चीज के लिए काम करती है। उसके बाद डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इसके चेयरपर्सन होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसकी मीटिंग्स जो है वो बाय एनुअली होती है और जब भी डिसाइड किया जाता है 2 साल के लिए इनकी रहती है। सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ठीक है। ये आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स को हो सकता है इसके बारे में ना पता हो। चलिए, अगला है हमारा G20 फाइनेंस ट्रैक। ये G20 का मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि अभी ये 1-2 दिन पहले भी न्यूज में था, और वैसे भी G20 है तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा ही रहेगा। सो आई थॉट कि मैं एक बार इस पे आपको जरूर क्वेश्चन प्रोवाइड करूं कि क्या चीज है ये। ओके। सो G20 फाइनेंशियल ट्रैक कह लो, इनकी अभी मीटिंग भी हुई है, इंडिया में ही हुई है ये वाली मीटिंग। तो फर्स्ट G20 की मीटिंग यहाँ पर की गई है। किसने होस्ट करा है? इसको होस्ट करा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड RBI ने मिलकर के। कहाँ पर? बेंगलुरु में। 13 से 15 दिसंबर में ये हुई है। मतलब जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है उसी में ये चीज की गई है। ठीक है ना? समझ गए इस चीज को? और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर
सारे G20 के, वो सबको यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए इसका नाम फाइनेंस ट्रैक पड़ा है। समझ रहे हो? यहाँ पर सारे के सारे जो है ये चेक किया जाएगा कि बैंक्स जो है वो किस तरीके से फाइनेंसिंग में मदद कर सकते हैं और एक कंट्री की डेवलपमेंट में योगदान जो है वो प्ले कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ये एक तरीके से काम करेंगी। G20 के अंदर जो है दो ट्रैक चल रहे हैं, एक तो फाइनेंस ट्रैक चल रहा है और एक शेरपा का ट्रैक चल रहा है। फाइनेंस ट्रैक में ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, और शेरपा ट्रैक जो है वो अलग तरीके से, शेरपा जो है वो अमिताभ कांत जो है वो उनके साथ में काम करेंगे। ठीक है ना? और पूरी इसकी एक की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम। राइट? तो इनकी मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है G20 की, बेंगलुरु में। तो ये आ सकता है एग्जाम में, आ सकता है कि कहाँ पे हुई है, किस किसने होस्ट कराई है यहाँ पर, और इसको दोबारा भी होल्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि यही हो गया, इसको और भी और ज्यादा होल्ड कराया जाएगा। फरवरी 2023 में भी इसको फोकस किया गया है। सरकार की इस बार पहल यही है कि यहाँ पर जो है हम लोग, इंडिया जो है वो G20 में क्या निकल के आए? प्राइम मूवर निकल के आए, ताकि हम लोग नए आइडियाज को यहाँ पर बताएं कि आगे अगले आने वाले एक साल में हमारे नए आइडियाज क्या हो सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर डिसाइड की गई है। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं, शेरपा की पहली मीटिंग कहाँ हो रही है? G20 शेरपा की पहली मीटिंग हो रही है उदयपुर राजस्थान में। वेयर दिस मीटिंग इज गोइंग टू हेल्ड? उदयपुर राजस्थान। इज दिस क्लियर सब लोगों को यहाँ तक? ये सब आपको दिमाग में रखना है, और इन सब चीजों से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, सारे फैक्ट से। जितना भी आपको यहाँ पर मैं क्लास में बता रही हूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पौने घंटे में, मेरी हर वीडियो जो है वो 45 मिनट से ऊपर ही रहती है। सो 45 मिनट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ पूरे दिन की, मैं कोशिश करती हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए, कुछ भी मुझसे छूटे नहीं। उससे जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट्स कितने भी हो सकते हैं, वो सब भी मैं आपको यहाँ पर बताऊं। सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रोसीड। आपको सारा लर्न करना है, समझना है, हर चीज को पढ़ना है। इसमें से हर टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, बट एटलीस्ट सब लोग सुनेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये था आपका पूरा आर्टिकल, पूरा टॉपिक। आई होप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत पेशेंटली मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।